हे गाइस, होप यू गाइस आर वेल। सो आज जो है वो हिस्ट्री का टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसे हम यहाँ पर जो है वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। और प्लीज़ आप भी जो है वो अपनी नोटबुक निकाल लें और बुक भी निकाल लें, साथ में पेंसिल भी निकाल लें। जो इसके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी साथ साथ में यहाँ पे आप लिखते रहिए। चलिए वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ पे डेट दी गई है 14 जुलाई 1789, जिसमें जो है वो बोला जाता है कि पेरिस में एक अलार्म बजाया जाता है मॉर्निंग में। इसमें एक तरह से जो है वो र्यूमर स्प्रेड किया जाता है कि जो किंग है उसने कमांड किया है अपने ट्रूप्स को, जितने भी उसकी फौज है, कि वो कहाँ जाए, सिटी के पास जाए। सिटी के पास क्यों जाए कि वहां पर आर्मी को ऑर्डर किया गया है कि सिटीजन्स को क्या करना है, ओपन फायर करना है। क्लियर। उसमें कितने लोग हैं, 7,000 मेन और वुमेन्स जो है साथ में जो है वो गैदर हो जाते हैं। कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, टाउन हॉल में। क्लियर। और वहां पर मिलके वो जो है वो पीपल्स मिलिटिया जो है वो बना देते हैं। और ये क्या करते हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो चले जाते हैं अपने अपने आर्म्स के साथ। तो यहाँ पर एक तरह से इन्होंने र्यूमर स्प्रेड किया, और र्यूमर स्प्रेड करके ये सीधे सीधे बोल दिया कि आपको जो है वो कमांड दी गई है कि इन लोगों के ऊपर क्या करनी है, ओपन फायर करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो 100 ऑफ पीपल्स के जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी की तरफ जो है वो मूव करते हैं। और वहां पर जो फोर्ट्रेस है, उसके जो प्रिजन्स हैं बेस्टाइल में, जो भी उसके बंदी थे उनको क्या किया उन्होंने, एम्यूशंस किया वहां जाके। आर्म्ड फाइट जो है वो उन्होंने फॉलो किया। और जो कमांडर थे बेस्टाइल के उनको क्या कर दिया, उन्होंने मार दिया। और जितने भी उस फोर्ट्रेस में प्रिजन थे, मतलब वो उसकी जेलों में जाते हैं, जेलों के बाद जितने भी लोग हैं उनको मार डालते हैं। और मारने के बाद जो वहां पे प्रिजनर्स थे उनको क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। पर लकीली वो कितने नंबर के होते हैं, 7। ओनली कितने प्रिजन्स होते हैं वहां पे, 7। जबकि बेस्टाइल जो है वो हेटेड, बेस्टाइल को सब लोग जो है वो हेट करने लग पड़े, क्योंकि वहां पर जो है वो डिपॉस्टिक पावर थी किसकी, किंग की। जो फोर्ट्रेस है उसको वो बुरी तरह से डिमोलिश कर देते हैं और उसके पत्थरों को ले जाके, जो उसके स्टोन्स थे, उसको मार्केट में सोल्ड करते हैं। और वो लोग इसे खरीदते हैं जो इसे मतलब आगे आने वाले टाइम में संभाल के रखना चाहते थे एज अ ट्रॉफी, कि हाँ जी ऐसी चीज भी यहाँ पे घटना घटित हुई थी। तो यहाँ पर आगे ये बोल रहा है कि पेरिस में भी रियोटिंग होती है। रियोटिंग मतलब एक तरह से विद्रोह हो रहा है कंट्री साइड में। और बहुत सारे लोग जो है वो ब्रेड के हाई प्राइसेस को लेके, कि भैया यहाँ पर जो है वो रोटी के दाम भी क्या हो जाते हैं, स्पाइक पे चले जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब हिस्टोरियन जो है वो अगर बैक टाइम में देखे तो ये बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से जो फ्रांस का राजा था उसको भी क्या कर दिया इन्होंने, फांसी पे लटका दिया, उसकी भी एग्जीक्यूशन इन्होंने यहाँ पे कर डाली। क्लियर। और यहाँ पर जो है वो एंटिसिपेट भी बहुत सारे आउटकम्स भी आते हैं। हाउ और कैसे हुआ वो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वो फिगर दिया गया है बेस्टाइल का, कि डिमोलिशन करने के बाद जो है वो कुछ प्रिंट्स इसके जो है वो बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि डिमोलिश किस तरह से हो रही है, किस तरह से इसका धुआं उड़ रहा है, और उस तरह से जो है वो चीजें यहाँ पे हो रही हैं। अब इसको जो है वो कुछ एक पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है चैप्टर्स को। तो बेसिकली 6 पार्ट्स हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। फ्रेंच का सोसाइटी, देखो जो भी आपका प्रॉब्लम रहता है उसमें जो है वो बेसिकली आपकी सोसाइटी हो, आपकी इकोनॉमी हो, आपकी पॉलिटी हो, ये सारी की सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मेन रोल जो है वहां पे प्ले करती हैं। किसी भी चीज के होने के या किसी भी घटना चक्र के चलने के पीछे इन चीजों का बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है। यहाँ पर कुछ जो है वो लुइस
16 के बारे में बताया गया है कि 1774 में ये पर्सन जो है बोडॉन फैमिली में पैदा होते हैं। फ्रांस के राज्य पे गद्दी पे जो है ये बैठते हैं। 20 साल की इनकी एज होती है। ऑस्ट्रिया की प्रिंस मारिया एंटिनोटे से ये शादी करते हैं और इन्हें जो है वो पता चलता है कि इनका ट्रेजर जो है वो खाली हो रहा है। क्यों खाली हो रहा है? क्योंकि भैया ये कंटिन्यूअसली झगड़ रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हो गए हैं वो खत्म हो गए हैं। क्लियर? अब इनको प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जितना भी कोर्ट है, वर्साइलेस का जो भी आपका पैलेस है, उसको मैनेज करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अब दिक्कत क्या क्या थी, कारण क्या क्या रहे कि जो लुई 16 थे उन्होंने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को जीत लिया, उसको आजाद करा दिया और ब्रिटेन से आजाद करवाने के बाद उसको उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि आपका जो भी खर्चा पानी रहेगा वो हम लोग करेंगे। ठीक है। अब वॉर जब ऐड हुई तो उसमें बिलियन ऑफ लिब्रेस, ये जो है करेंसी है उस टाइम पे, उसका जो है वो उधार इनके ऊपर हो गया और मोर देन 2 बिलियन लिबरल से ज्यादा इनके ऊपर जो है वो कर्ज आ गया, जिसमें स्टेट में क्रेडिट्स आ गया और ये बोलने लग पड़े कि जो भी लोन है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा भैया, आपको कितना देना पड़ेगा? 10%। मतलब खरीदो तुम और नुकसान जो है वो आम जनता भुगते। अब आगे जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो इंक्रीज कर देती है परसेंटेज ऑफ बजट, अपना बजट बढ़ा देती है, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा है कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, अर्बनाइजेशन भी आपने करनी है और खर्चा पानी के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? या तो आप लोन को बढ़ा दोगे, ठीक है, या फिर आप अपना बजट बढ़ाओगे कि भैया हमें यहाँ पे इतना पैसा चाहिए। अब आगे इन्होंने क्या बोला कि रेगुलर एक्सपेंसेस, मतलब जो रोजाना का खर्चा है उसको भी पूरा करने के लिए, जैसे कि आपकी आर्मी है, कोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफिस है, यूनिवर्सिटीज है, स्टेट में जितने भी टैक्सेस हैं उनको क्या कर दो? बढ़ा दो। इनको मतलब किसी तरह का कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये एक तरह से बोल रहे हैं कि आम जनता को पीसो। अब आम जनता से ही टैक्स आएगा, है ना। आगे यहाँ पे बोला है जो फ्रेंच सोसाइटी है वो 18 सेंचुरी में ना 3 स्टेट्स में डिवाइड हो जाती है और सबसे ज्यादा खर्चा पानी का जो टैक्स का जो ड्रामा है वो किसको देखना पड़ रहा है? थर्ड ई स्टेट को। तो यहाँ देखिए ये जो है वो एक डायग्राम बनाया गया है। फर्स्ट है क्लर्गी, सेकेंड है नोबिलिटी, थर्ड है आपका बिग बिजनेस मैन आ रहे हैं, जिसमें अब शायद देखो, अब ये थर्ड ई स्टेट है ना, ये भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा जिसको आप बोल सकते हैं जिसमें मर्चेंट्स आ गए, ऑफिशियल्स आ गए, कोर्ट्स आ गए, लॉयर्स आ गए। उसके सेकंड आर्टिशियन और पीजेंट जो थोड़ा बहुत कमा ले रहे हैं, और थर्ड जो बिल्कुल लेबर वाली जो हमारे लोग हैं, जो बिल्कुल मतलब ना ज्यादा रिच है ना ज्यादा पुअर है, ना मतलब बस इनका ये है कि जो रोज कमा रहे हैं वो ये चीज खा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉस जो है वो इन 2 सेक्शन को होता है। अब आगे यहाँ पे क्यों क्या बोला गया है कि जो सोसाइटी है ई स्टेट की, फीडुअल सिस्टम यहाँ पे जो है, सामंतवादी सिस्टम यहाँ पे जो है वो चल रहा है। उससे भी सामंतवाद होते थे, मतलब एक आपका ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आपका मान लीजिए कि हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है मंडी। क्लियर? आप मंडी के जो है वो एक सामंत हैं, तो आपने जो है वो मंडी के जो जितना भी इसका खर्चा पानी जो भी यहाँ से आपकी इनकम आ रही है, क्या आ रही है? इनकम आ रही है, वो कौन मैनेज करेगा? वो फीडुअल मैनेज करेगा, सामंत मैनेज करेगा उस टाइम पे। आज के टाइम पे तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, बट उस टाइम पे ये गवर्नमेंट ऑफिशियल हुआ करते थे और ये अपनी मर्जी से टैक्स लगाया करते थे, जिससे आम जनता को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ करता था। ठीक है जी। आगे इन्होंने बोला है कि सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन जो है फ्रांस के 1789 में, उसे जो है वो हम पुराना रीम को कहते हैं, पुराना समय जो है वो बताया जाता है, जिस टाइम पे जो है वो सामंतवादी सिस्टम चल रहा था। अब आगे फिगर नंबर 2, जैसे हमने बताया उसमें 3 ई स्टेट्स हैं, तो उसके बारे में बोल रहा है ये कि जो पीजेंट है वो 90% पॉपुलेशन बना रहे हैं यहाँ पे। पीजेंट मीन्स फार्मर्स। कितने परसेंट बना रहे हैं वो?
90% बना रहे, यानी 90% जनता जो कौन है, पीजेंट है। तो भैया पीजेंट कहाँ से टैक्स लेके आएगा, कोई इन महान हस्तियों से पूछे। आगे यहाँ पे बोला गया है कि उन्होंने क्या किया है, इनके पास बहुत कम नंबर की लैंड थी, मतलब आप काम करवा रहे हो लेकिन लैंड आपके पास है नहीं है, ठीक है। 60% लैंड जो है वो नोबल्स के पास थी, चर्चिस के पास थी और रिच मेंबर्स के पास थी, जो थर्ड स्टेट में आते थे। मतलब आप जो है वो फार्मर रेंट पे लेके आ रहे हो, फार्मर अपने हिसाब से काम करवा रहे हो और उनको उनके जो है वो पैसा भी नहीं दे रहे हो और बेचारे टैक्स भी पे कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है इन्होंने कि जो मेंबर हैं फर्स्ट टू ई स्टेट के क्लर्गी के नोबेलिटी जिसमें आती है, ये बहुत प्रिविलेज, बहुत विशेषाधिकार थे इनको जन्म से ही। मतलब यहाँ पर जो है वो बर्थ सिस्टम बहुत ज्यादा चल रहा है, बर्थ से चीजें हो रही हैं कि भैया ये बर्थ हुआ तो ये चीज होगी, ये चीज होगी और ये चीज होनी चाहिए। मतलब जो बच्चा अगर बर्थ से वो किसी लायक भी नहीं है ना, लेकिन अगर उसका जन्म हायर इस नोबेलिटी में या क्लर्गी में हुआ है ना, तो उसको वैसे ही राइट मिल गए। आगे यहाँ पे बोला है कि इन लोगों को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है, ये तो बहुत गलत बात है। नोबल जो है वो फ्यूडल प्रिविलेजेस को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, जो नोबल्स हैं वहां के, रिच ड्यूक्स हैं, बड़े बड़े रिच पीपल्स हैं, वो लोग इस विशेषाधिकार का जो है वो फुल फायदा उठा रहे हैं, फ्यूडल ड्यूज यहाँ पे ले रहे हैं, विच एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीजेंट्स। और किसका जो है यहाँ पे हालात खराब कर रहे हैं ये लोग, किसके सर से सारा का सारा खर्चा निकाल रहे हैं, पीजेंट से, क्योंकि 90% जनता क्या है यहाँ आपके, पीजेंट्स है, ठीक है। और पीजेंट भी भैया उन चीजों को मान रहे हैं, वो अपने घर पे भी काम कर रहे हैं, खेतों पे भी काम कर रहे हैं, आर्मी को भी सर्व कर रहे हैं, बिल्डिंग रोड बना रहे हैं, उस सब में जो है वो रोल प्ले बेचारे कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो कुछ एक इन्होंने टैक्सेस को इंक्लूड किया है। तो बोला है कि चर्च जो है वो टैक्स इंक्लूड करेगा जिसे बोलेंगे टिट्स। और किससे इंक्लूड करना है, पीजेंट, क्योंकि आपके पास कितने परसेंट जनता जो है पीजेंट है, 90% जनता क्या है, पीजेंट है। टिट्स क्या चीज है, एक टैक्स है चर्च के द्वारा जो 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब आपने जो है वो चावल उगाए पूरे आपके खेत में, ठीक है, चावल मान लो निकल गए आपके 100 kg, तो 100 kg का क्या देना है आपने, 1/10। तो टोटल मिला के आपका कितना केजी जा रहा है उसमें, 100 kg में से चला गया 10 kg, तो आपके पास कितना बच गया, 90 kg। तो ये जो 90 kg है ये ही आपकी क्या है, कमाई है, बाकी 10 kg आपने दे दिया, पहला टैक्स चला गया। अब दूसरा टैक्स यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट टैक्स बोल दिया इन्होंने, टीएलई। टीएलई जो है वो स्टेट को पेड होगा, कैसे पेड होगा, डायरेक्ट वे में होगा। नंबर ऑफ इनडायरेक्ट भी जो है वो यहाँ पर आर्टिकल्स के ऊपर इन्होंने लगा दिए, जैसे नमक है, टोबैको है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, और बॉनी जो थर्ड स्टेट में बेचारे आएंगे उन सबकी जो है वो हालात यहाँ पे इन्होंने ऐसे खराब कर दिए। अब यहाँ पे लाइवर आप समझ गए होंगे, करेंसी है फ्रांस की 1794 में। क्लर्गी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो इन्वेस्टिगेट करेगा स्पेशल फंक्शन जो है वो चर्च के। मतलब कुल मिला के जो चर्च में अगर कोई पादरी बन जाता है, कोई फादर बन जाता है, तो उसके क्या हो गए, यहाँ पे बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोला गया है जो द पुअर फेलो ब्रिंग एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट, मनी, सैलेड, और उसका जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, आप इसमें देख भी सकते हैं। Noble man in the spider, the peasant, the fly, the more the devil has, the more he wants। एक तरह से यहाँ पे बहुत अच्छी कोटेशन जो है वो इन्होंने लिखी है। आगे यहाँ पर बोला है, अब देखो बात वही है, स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, जीवन जीने के लिए जो है वो स्ट्रगल हम जो है वो मनुष्य करता रहता है, और ये हम सभी जानते हैं, चाहे आपकी हिस्ट्री की बुक्स हो, चाहे माइथोलॉजी की बुक्स हो, तो सब में जो है वो स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव चल रहा है, वही यहाँ पे चीज भी बोल रही। तो बोला कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन है वो 23 मिलियन थी 1715 में, लेकिन वो बढ़ के हो जाती है 28 मिलियन 1789 में, जिसकी वजह से जो है वो फूड ग्रेन की हाईएस्ट डिमांड आ जाती है। प्रोडक्शन भी जो है वो उतने लेवल पे जो है वो नहीं हो पा रहा था, मतलब आपकी डिमांड, डिमांड क्या है आपकी, ज्यादा है, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्शन है वो क्या है,
लो है। जब डिमांड ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपके पास गुड्स हैं, उसकी कीमत क्या हो जाएगी? इंक्रीज़। लॉजिकल सी बात है ना? अब यहाँ पर क्या हो गया कि तब जाके जो है वो एक ब्रेड का पीस कितना हो गया? बहुत ज़्यादा ही उसकी कीमत होगी। जो लेबर काम कर रहे थे वर्कशॉप में, उनके क्या थे? फिक्स्ड वेजेस थे, बेचारों के काम ज़्यादा है, वेजेस कम है। जब वेजेस जो है वो उनकी डिमांड, राइज़ ऑफ प्राइस है, उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से पुअर और रिच के बीच में गैप क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इससे ज़्यादा वर्स तब हो जाता है कि जब आपकी जितने भी हार्वेस्ट है, जितने भी आपका जो है वो सीरियल्स है, मान लो व्हीट है, व्हीट के ऊपर अगर आपके जो है वो हिल्स, बर्फ के बड़े-बड़े गोले अगर पड़ जाते हैं, तो व्हीट क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। जब वो बर्बाद हो गई, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या हो गया? वेजेस आपके या तो फिक्स्ड है या तो क्या है? कम है, ठीक है? और प्राइस आपका मार्केट में क्या है? ज़्यादा है हर चीज़ का। तो वेजेस कम है, प्राइस ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है ये लोग क्या हो जाएँगे? और ज़्यादा पॉवर्टी में चले जाएँगे, पुअर हो जाएँगे, है ना? और उनकी वजह से उसमें क्या आ जाएगी? क्राइसिस आ जाएँगी। है ना? जब ये क्राइसिस आ जाएँगी, तो इस तरह की क्राइसिस को हम क्या कहते हैं? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो जीवन जीने का बेसिक आधार है वो ही क्या जाए, मतलब जीवन जीने के लिए 3 मेजर जो ज़रूरतें होती हैं, क्या-क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। बेसिक चीज़ें हैं 3 ये। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर रोटी की जो ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आपके पास वेजेस कम है और प्रोडक्शन भी उतना नहीं है, डिमांड ज़्यादा है और आपका क्या हो रहा है? यहाँ पर क्राइसिस बढ़ रहे हैं। तो ये जो है वो आप अब ये वाला डायग्राम आप मुझे खुद बना के बताएँगे कि आप इतने से टॉपिक से क्या समझे? आप वीडियो पॉज़ करिए और यहाँ पर जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे आया, क्यों आया, वो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर बोला द ग्रोइंग मिडल क्लासेस एनविसाइज टू एंड द प्रिविलेजेस। अब गुस्सा तो हर किसी को ही आता है ना? अब यहाँ पर इनको पता है कि पीजेंट और वर्कर्स की बुरी हालत है। अब वो बेचारे रिवोल्ट करें भी कि आपने टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, खाने के लाले पड़ गए हुए हैं, बुरा हाल है। तो लैक ऑफ मीन जो है वो यहाँ पर आता है, वो फुल स्केल में उसको मेजर करेगा, जिसकी वजह से जो है वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर। मैंने आपसे पहले ही बोला कि हर घटना के पीछे जो है सोशल, वहाँ का पॉलिटिकल और साथ में इकोनॉमिकल, ये 3 जो है वो मेजर रीजंस रहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो बोला गया है, बट ये जो है वो रिवोल्ट को लेफ्ट कर देते हैं क्योंकि इनके पास क्या नहीं थी? एजुकेशन नहीं थी और न्यू आइडियाज इनके पास नहीं थे। अब 18th सेंचुरी में कुछ एक सोशल ग्रुप्स जो हैं वो मिडिल क्लासेस कंक्लूड होती हैं, जो कुछ एक वेल्थ भी करवाते हैं अपने ट्रेड को बढ़ा के, अपने गुड्स को बेच के, जैसे वुलन गुड्स हो गए, टेक्सटाइल आ गई, उसमें आप कपड़े की जो है वो खरीद फरोख्त करके जो है पैसा जनरेट कर रहे हो और मेंबर जो है वो रिच हो रहे हैं। मर्चेंट्स वहां पे आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम जैसे फर्नीचर का काम हो गया, तो कोई भी आप चीज बना रहे हैं, चाहे वो मशीनी है वो है, या आपका पास प्रोफेशन है जैसे लॉयर है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, आप एजुकेट हैं और किसी भी सोसाइटी और ग्रुप की प्रिविलेजेस को जो है वो इंजॉय कर रहे नहीं कर रहे हैं बाय बर्थ, तो ऐसे लोग भी धीरे धीरे जो है वो राइज कर रहे हैं। आप जैसे इंडिया में भी आप देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी आप सभी ने सुनी होगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है वो आप जानते हैं एक नॉर्मल लड़का था, जिसे जो है वो चाणक्य ने जिस टाइम पे एजुकेट किया और वो क्या बन गए? इंडिया के सबसे बड़े और आज तक जो है वो माने जाने वाले ग्रेट किंग रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो बाय बर्थ आप उसको जज नहीं कर सकते कि वो क्या कर सकता है। तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि ये लोग जो है उसके अगेंस्ट हो रहे थे। रैदर जो पर्सन है पोजीशन डिपेंड करता है उसकी मेरिट्स की वजह से। ये आइडिया जो है वो सोसाइटी को लगा बहुत ज्यादा अच्छा कि सोसाइटी में क्या होनी चाहिए? फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वल लॉ होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी भी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल इक्वल
होनी चाहिए। अब इसके लिए जो है वो कुछ एक यहाँ पर जो है वो हमारे फिलोसोफर्स आते हैं, जैसे जॉन लॉक और जीन जैक रूसो। ये दो नाम बहुत अच्छे हैं। मतलब मैंने तो उसको याद किया था कि रूसो ने लॉक की एक थ्योरी टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट का जो है वो इसने उसको नाम दिया। क्या नाम दिया? टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो लॉक ने रूसो को लॉक किया। ठीक है, ये शॉर्टकट भी है इसे याद करने का। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो रूसो ने कुछ एक आइडियाज यहाँ पर जो है वो फॉरवर्ड किए, जिसमें उनका बेसिक ये था कि गवर्नमेंट को जो है वो बोलना चाहिए कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना पीपल्स के साथ, उसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लाइए। मतलब ये आपकी गवर्नमेंट है, ये आपके पीपल्स हैं, आपको डायरेक्ट पीपल से बात नहीं करनी है, तो आप बीच में क्या लेके आओ? एक रिप्रेजेंटेटिव लेके आइए। जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो गवर्नमेंट को सीधी अपनी क्या बता देगा? नीड्स बता देगा। और नीड्स कौन देगा? आपके हमारी आम जनता। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है स्पिरिट ऑफ लॉ जो है वो मॉन्टेक ने जो है वो प्रपोज्ड की, और उसने बोला कि जो पावर है वो विद इन गवर्नमेंट जो है वो डिवाइड होनी चाहिए, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया में आप मान के चलिए लेजिस्लेचर है, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा तीनों है, जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोक अदालत। एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, गवर्नर बैठा है, प्रेसिडेंट बैठा है हर चीज को कंट्रोल करने के लिए, ऑटोनोमी बॉडीज बनाई गई हैं, है ना, हर चीज को रन करवा रहा है। तो ये सारा का सारा आइडिया आया कहाँ से है? ये सारा का सारा आइडिया आया है हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। दैट इज वाई फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे यहाँ पे बोला है द मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यूएसए में फोर्स से किया गया। 13 कॉलोनीज को डिक्लेयर किया गया इंडिपेंडेंस ब्रिटेन से। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और इंडिविजुअल राइट्स के लिए वहां पे बात की गई। यानी कि सबसे पहले इंडिविजुअल राइट्स के लिए बात कहाँ पे की गई है? अमेरिका में खड़े होके फ्रांस के थिंकर्स ने इसके बारे में सोचा, उसके बाद इस चीज को करवाया गया। और ये आइडिया जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, जिससे सैलून्स, कॉफी हाउस में लोगों को बहुत स्प्रेड हुआ, बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, वॉल पे कोटेशंस के थ्रू, और फ्रिक्वेंटली इन्होंने लाउड ग्रुप में इसको जो है वो रीड और राइट किया। The news that Louis XVI planned to impose tax to be able to meet the expenses of government angered and protest against the system of privilege। मतलब आप पहले ही 90% पीजेंट हैं आपके पास, 90% पीजेंट के ऊपर आप ऑलरेडी टीथेस और टैली आप टैक्स लगा चुके हो। उसके बाद में आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाम के जो है वो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, और उसके बाद फिर आप टैक्स इंक्रीज कर रहे हो। किस लिए? क्योंकि आपको अपनी क्या करनी है, जो भी आपका एक्सपेंसेस है उसको पूरा करना है। तो आपका क्या कहते हो कि रिवोल्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब यहाँ पर जो है वो अकाउंट ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस इन ओल्ड ड्रीम करके जो है वो यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे बोला गया है कि जॉर्ज टॉल्टन जो है वो एक एक्टिव रिवोल्यूशनर पॉलिटी थे, जो अपने फ्रेंड को लिखते हैं उस टाइम पे, आई वॉज एजुकेटेड इन द रेजिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसी, देयर आई वॉज कंपनी ऑफ इम्पोर्टेंट मैन। आप चाहे तो उसकी स्टोरी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक तरह से जो है वो रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है कि इस तरह के लेटर जो है वो सोर्सेज वहां पर दिए गए थे, जहां से हमें पता चलता है कि किस तरह की वहां पर कंडीशन थी। सो गाइज ये था इसका चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन का। और आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ। सो मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इसका पोस्ट कर दूंगी। सो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ आया है कि इस चैप्टर में क्या हुआ है, तो प्लीज गाइज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम। सो हियर इज द नोट्स। होप आप इनको वीडियो को पॉज करें और इन नोट्स को बना लें। बाय बाय।